स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को लेकर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है। ठीक है, और एक इकोनॉमी का मैंने वीडियो अलग से बना के आपको सेंड किया था, शायद आप लोगों ने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, ताकि वो मंडे को आप चेक करा लें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो और मैक्रो, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स को जो ये डिवीज़न हुआ है माइक्रो और मैक्रो, ये किसने किया और कब किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लिखा है रैगनर एंटन किटल फ्रिस्क ने, जो कि नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने इन 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं रैगनर एंटन किटल फ्रिस्क इनका नाम है, जो कि नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे। इन 1933 में इकोनॉमिक्स का डिवीजन हुआ, टू टाइप्स की इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, पहली माइक्रो, दूसरी मैक्रो। ठीक है, तो ये रही माइक्रो और यहाँ पर है मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या मतलब होता है? स्मॉल मतलब छोटी, छोटा। ठीक है, और दूसरा मैक्रो का इकोनॉमिक्स क्या होता है? लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होगी हमारी वो लार्ज, मतलब इकोनॉमी को स्टडी करेगी एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन माइक्रो में क्या होगा, हम कोई इंडिविजुअल फर्म या हाउस होल्ड या कंपनी, ठीक है, ये इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों को हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, मतलब एक छोटी इकाई में पढ़ते हैं। ठीक है, छोटे लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं, मतलब इंडिविजुअली जो स्टडी करते हैं वो माइक्रो होता है। और जो हमारा लार्ज स्केल पे होता है, मतलब एज अ होल इकोनॉमी हम स्टडी करते हैं, तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ विल बी स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद economic issues related to small economic units, जैसे इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो डील्स करती है, स्टडी करती है। वो क्या स्टडी करती है? कोई इंडिविजुअल फर्म के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है, हाउस होल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली स्टडी कर रही है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, लेकिन जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअली स्टडी नहीं करती है, वो सबको एक साथ पूरा स्टडी करती है। ठीक है, वो पूरी इकोनॉमिक में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फर्म वगैरह, सब कुछ टोटल ओवरऑल जो भी कुछ है उन सबको स्टडी करती है वो एक बार में। लेकिन माइक्रो वो किसी एक फर्म को, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को या एक इंडिविजुअल मार्केट को इस तरह से स्टडी करती है, मतलब एक इंडिविजुअली करती है। आप समझ लीजिए कि इंडिविजुअली स्टडी करती है, ये इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी फर्म की इनकम पता करना चाहते हैं तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना होगा। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, किसी हाउस होल्ड या कंज्यूमर की जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, ठीक है, उसके लिए अगर हमें स्टडी करना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें ओवरऑल पूरा एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है, मतलब इस जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ, उन सब की जो डिमांड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उन सारी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है, पूरा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की, पूरा कंट्री इकोनॉमी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी सेविंग्स हो रही है, इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम हो रही है, पूरा एग्रीगेट पढ़ना है, एज अ होल पढ़ना है। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो आई होप आप लोग दोनों का डिफरेंस समझ रहे होंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, इट स्टडी ओनली सिंगल वेरिएबल सच एज डिमांड, प्राइस, कंज्यूमर। ये सिंगल वेरिएबल पे स्टडी करती है, जैसे डिमांड, प्राइस और कंज्यूमर। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड और सप्लाई वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। कोई कंज्यूमर क्या रिएक्शन देता है, ठीक है, कंज्यूमर क्या रिएक्शन देता है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो वो जो होगा हम कहाँ पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
ठीक है। लेकिन इट स्टडी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट आउटपुट। ये पूरा नेशनल इनकम मतलब कि पूरे राष्ट्र की आय कितनी है, ठीक है, राष्ट्र की पूरा नेशनल हमारा एग्रीगेट सेविंग कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, आउटपुट कितना है, प्रोडक्शन कितना है, सप्लाई कितनी है, पूरा ओवरऑल एज अ इकोनॉमी जब पढ़ना होता है तो उसके लिए हमें आना पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। अगली चीज है स्कोप इज नैरो। इसका स्कोप क्या है, नैरो है मतलब छोटा है, इसका क्षेत्र जो है बहुत छोटा होता है देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वाइटल कंपोनेंट्स क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। जो वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। किसी भी जो हमारा कंज्यूमर है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या डिमांड करता है वो, ठीक है, उसकी तरफ से क्या डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, वो हमारा आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर या थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस डाउन हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर और बिहेवियर थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने यही समझना होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड होता है हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर प्राइस अगर कम है तो डिमांड ऊपर और प्राइस अगर हाई है तो डिमांड कम हो जाती है। दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जब हम प्राइस कम कर देते हैं तो जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसको थोड़ा सा जो प्रॉफिट होता है उसका कम हो जाता है, लेकिन कस्टमर्स बढ़ जाते हैं उसके, ठीक है। तो उस पे वो कैसे रिएक्ट करता है तो उसकी जो स्टडी होती है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ प्राइस है वो इन दोनों को लेकर चलती है, ठीक है। फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये दोनों जो डिपेंडेंट होते हैं वो डिपेंड होते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस पे। अगर प्राइस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सॉरी प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं तो डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और उसी केसेस में जो हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ सप्लाई है इस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब इनको ये लगता है कि भाई अगर प्राइस घट गए हैं तो हमका जो प्रॉफिट है वो भी घट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड तो बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं जो भी वो लोग जो सब चीज़ों पे जो भी रिएक्ट करते हैं उसकी स्टडी को ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि इन सारी चीज़ों को इन सारी प्रॉब्लम्स को मतलब हर चीज़ को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर के पास देखिए रिसोर्सेज जो है उसके पास स्कार्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होते हैं, और उसको क्या करना होता है चॉइस करना होता है। चॉइस मतलब कि अब भाई रिसोर्सेज अगर स्कार्स है तो चॉइस तो करना ही होगा, क्योंकि सब कुछ तो वो परचेज नहीं कर सकता, तो वो उन्हीं चीज़ों को परचेज करेगा जो जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसको है, ठीक है। तो ये जो हम स्टडी करते हैं ये स्टडी करते हैं हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है, जिसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। और ये प्राइस से किस तरह से अफेक्ट होता है, अगर मान लीजिए कि प्राइस कम हो जाए तो हम जो हमारे पास लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम कम से कम चीज़ें परचेज करेंगे, तो हमें फिर और चॉइस करनी पड़ेगी। जितना प्राइस बढ़ेगा चॉइस भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि अब हम क्या परचेज करेंगे जिससे हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, ठीक है, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो हम वहाँ पे चॉइस करने लगते हैं। लेकिन अगर प्राइस गिरता जाएगा तो हम ज़्यादा हमारी सेलिंग पावर बढ़ेगी, सॉरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हम ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो प्राइस इस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। उसी तरह से थ्योरी ऑफ डिमांड है जहाँ पर थ्योरी ऑफ सप्लाई है जहाँ पे प्रोड्यूसर को किस तरह से प्राइस अफेक्ट करता है कि प्राइस बढ़ने से उसको प्रॉफिट उसका कम हो जाता है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो है वो दोनों ही जगह पे अफेक्ट करता है, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है वो होती है प्राइस, ठीक है। अब इस साइड पढ़ते हैं जो इसका स्कोप होता है जनरली वो तो आप जानते हैं कि वाइड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमी को स्टडी करती है, एज अ होल स्टडी करती है, किसी भी इंडिविजुअली फर्म या किसी इंडिविजुअल कंपनी इंडस्ट्री को स्टडी नहीं करती है, वो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ती है, ठीक है। इसमें सारी इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है, और जितना भी मैन्युफैक्चरर कंपनी हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ओवरऑल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर कम्प्लीटली आ जाता है। तो इसको
इसको हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी को एज अ होल हम पढ़ते हैं यहाँ पर। थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू द इकोनॉमी, ठीक है। इसमें जो हमारी जो थ्योरी होती है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी, इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू द इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो। तो इस तरह की जो थ्योरी होती है उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो। दूसरा थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम, ऐसी थ्योरी पढ़ते हैं जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ इस वो थ्योरी भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आती है, ठीक है। और जिसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आता है। हम इसको आपको आगे वाले वीडियोस में क्लियरफाई करेंगे कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अगर इक्वल नहीं हो रही है, तो उसको किस तरह से हम इस चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, मतलब सही करेंगे। तो ये सारी थ्योरीज भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये आरबीआई रेगुलेट करती है, और फिस्कल पॉलिसी का रेगुलेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। इसमें टैक्सेशन वगैरह पढ़ते हैं कि किस तरह से हम, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशनरी गैप है, तो अगर इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन में चेंजेस करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो रिपो रेट, ठीक है, रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, ये सब चीज़ों में क्या करती है, चेंजेस करती है, ताकि इन्फ्लेशनरी गैप, अगर मान लीजिए डिफ्लेशनरी गैप आया, तो दोनों को ही सही करने के लिए अपने अपने टूल्स का ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये है हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस और कॉन्सेप्ट है दोनों का। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें आप सभी लोग, ठीक है।